एवरीवन, आज हम क्लास 6 का जो बेसिक जो टॉपिक होता है लिंग परिचय, यानी कि क्लास 6 का हम चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उस चैप्टर के अंदर क्या है कि स्टार्टिंग में संस्कृत में पहचान करना बहुत जरूरी चीजों की, तो वही आज इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिंग परिचय। ठीक है, लिंग परिचय यानी कि लिंग की पहचान हम कैसे करें, हम कैसे पता करें कि संस्कृत में ये कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या नपुंसकलिंग है। ठीक है, क्योंकि हिंदी में तो आपने दो ही पढ़े हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, लेकिन संस्कृत में जब स्टार्ट होता है, आपकी बेसिक है क्लास 6 में, बेसिक चीजें होती हैं कि हम लिंग की पहचान कैसे करेंगे, तो इस पार्ट में हम वही पढ़ेंगे। तो देखिए, लिंग का अर्थ। ठीक है, सबसे पहले होता है लिंग का अर्थ कि लिंग क्या होता है। ठीक है, अब यह जानना जरूरी है हमारे लिए कि लिंग का अर्थ है चिन्ह, पहचान। ठीक है, पहचान कि हम किसी को देखकर पता लगा लें, ठीक है, कि वो किस जाति का है। ठीक है, पहचान हो जाती है जिन शब्दों से हमें किसी जाति विशेष जिन शब्दों से हमें किसी जाति विशेष का बोध होता है, उन्हें लिंग कहते हैं। किसी विशेष जाति की हमें पहचान होती है, ज्ञान होता है, वो क्या कहलाता है, लिंग कहलाता है। ठीक है, अब यहां पर है हिंदी भाषा में दो लिंग होते हैं। हिंदी भाषा में तो दो लिंग होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, यानी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, परंतु संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं। संस्कृत भाषा में हमारे कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, तो हम उन्हीं की पहचान करेंगे कि वो लिंग क्या होते हैं, हम उनको कैसे पहचानेंगे। संस्कृत में कौन से ऐसे शब्द होते हैं जो स्त्रीलिंग में आते हैं या नपुंसक लिंग में आते हैं या फिर वो पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला है लिंगम। ठीक है, लिंग है हमारा। अब यहां पर पुल्लिंग, पुल्लिंग होता है, यानी कि पिक्चर को देखकर हम पता लगा लेंगे ये क्या है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। संस्कृत में जो लिंग होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहां पर पुल्लिंग ऐसे लिखा जाएगा भाई। ठीक है, पुल्लिंगम। ठीक है, पुल्लिंगम यानी कि जो लिंग होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अब आप चित्र देखकर पहचान रहे हो, क्या पहचान रहे हैं कि पुल्लिंग से तो हमें पुरुष जाति का बोध हो रहा है, स्त्रीलिंग से हमें स्त्री जाति का बोध हो रहा है, और नपुंसकलिंग से ये यहां पर आपको एक टेबल टाइप दिखाई दे रही है, जो कोई वस्तु है, मेज है या टेबल। ठीक है, तो इससे आपको पता लग रहा है कि ये क्या है, नपुंसकलिंग है, जो न तो स्त्री जाति का बोध करा रही है और न ही पुल्लिंग जाति का अर्थात पुरुष जाति का बोध करा रही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, नपुंसकलिंग। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई पुल्लिंग क्या है। ठीक है, पुल्लिंग की हम पहचान कैसे करेंगे। संस्कृत में ऐसे कौन से शब्द होते हैं जो पुल्लिंग के लिए यूज में आते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हिंदी में तो हम पहचान लेते हैं, लेकिन संस्कृत में पहचानना थोड़ा सा हमें समय लगता है, पर पहचान लेते हैं कि जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध होता है वे पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। ठीक है, कौन से शब्द कहलाते हैं, वो पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे बालक है, पुरुष, वृषभ, गज है। ठीक है, अब ये जो सारे चित्र हमें दर्शाए गए हैं, यहां पर हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बालक है वो पुल्लिंग जाति का बोध करा रहा है, पुरुष है उससे भी हमें पुल्लिंग जाति का बोध हो रहा है, वृषभ यानी कि बैल, उससे भी हमें पुल्लिंग जाति का बोध हो रहा है, गज है हाथी, वो भी हमें किस जाति का बोध करा रहा है, पुल्लिंग जाति का ही बोध करा रहा है।
तो ये हमारे संस्कृत में हम इनकी पहचान करेंगे कि संस्कृत में इन शब्दों को हम पुल्लिंग कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्त्रीलिंग। अब देखिए, ठीक है, स्त्रीलिंगम यानी कि स्त्रीलिंग क्या होते हैं, ठीक है। जिन शब्दों में हमें स्त्री जाति का बोध होता है वे स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों से किसी स्त्री जाति का हमें क्या होता है, बोध होता है, वो हमें क्या कहलाते हैं भाई, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे है यहाँ पर बालिका, महिला, धेनु, सरिता। बालिका लड़की, महिला स्त्री या औरत, धेनु गाय और सरिता यानी कि नदी। सरिता का मतलब होता है नदी, ठीक है। तो ये हमें किस जाति का बोध करा रहे हैं, यानी कि स्त्रीलिंग जाति का बोध करा रहे हैं, ठीक है। संस्कृत में नदी भी जो होती है, सरिता भी जो होती है, वो स्त्रीलिंग में ही आती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पुल्लिंग, ठीक है। अब देखो नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग क्या होता है? आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में तो आप पढ़ते हुए आए हो, आपने हिंदी में पढ़ा है, लेकिन जैसे ही संस्कृत आती है तो वहां पर हमारा एक तीसरा शब्द में लिंग और जुड़ जाता है। कौन सा होता है वो? नपुंसक लिंग, ठीक है। अब उसमें हम कैसे पहचान करेंगे, ठीक है, चलिए देखते हैं कि जिन शब्दों से न तो पुरुष जाति का न स्त्री जाति का बोध होता है वे शब्द नपुंसक लिंग कहलाते हैं, ठीक है। जिन शब्दों में न तो पुरुष जाति का और न ही स्त्री जाति का बोध होता है, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे? नपुंसक, ठीक है। अब ये हम देखकर भी बता सकते हैं चित्र से। अगर बाई चांस हमारे पास अगर चित्र नहीं हो, इमेज नहीं हो, तो हम कैसे उनकी पहचान करेंगे कि ये संस्कृत में कौन सा लिंग है, ये शब्द किसके लिए यूज में आ रहा है, स्त्रीलिंग के लिए, पुल्लिंग के लिए या फिर नपुंसक लिंग के लिए। अब यहां पर है सबसे पहले पहचान, चक्रम है। चक्रम का मतलब चक्र या पहिया। पुस्तकम पुस्तक, किताब। पुष्पम, पुष्पम का मतलब होता है फूल। ग्रहम, ग्रहम का मतलब घर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि नपुंसक लिंग की हम पहचान करेंगे कि जिसके अंतिम वर्ण यहां पर क्या है? मैं है। यह पहचान है कि जहां पर मैं होगा वो हमेशा नपुंसक लिंग ही माना जाता है, वो शब्द, ठीक है। और जिसका अंतिम, जिसमें आ का साउंड होता है, अंतिम जैसे सरिता आया था, ठीक है, पुल्लिंग में जैसे ए का साउंड होता है, तो उससे हम पहचान कर लेंगे। लेकिन विशेष है कि नपुंसक लिंग में अगर मैं आ रहा है, ये मैं है, तो हम इससे पहचान कर लेंगे कि ये हमारा कौन सा है? नपुंसक लिंग, ठीक है। तो इससे हमें पहचान हो जाती है कि ये नपुंसक लिंग की श्रेणी में आते हैं, नपुंसक लिंग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में ए वर्ण आता है उन्हें अकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में, भाई आप पुल्लिंग की पहचान कैसे करोगे, ठीक है, कि जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में अंतिम जो वर्ण होता है उसमें क्या आएगा? ए। ए वर्ण अगर आता है उन्हें हम अकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। वो क्या कहलाएंगे? अकारांत पुल्लिंग शब्द, ठीक है। जैसे यहां पर दिखाई दे रहा है वृक्ष, ठीक है, वृक्ष है, वृक्ष का मतलब पेड़, इसका अंतिम वर्ण क्या है? ए। वृक्ष, ए का साउंड आ रहा है, अंतिम वर्ण ए। इससे हम पहचान कर लेंगे कि ये हमारा क्या है? पुल्लिंग है, यानी कि जो पेड़ है वो पुल्लिंग में आएगा, ठीक है। चंद्र है, चंद्र का मतलब चांद, क्योंकि इसमें मैं भी नहीं है और इसमें आ की मात्रा भी नहीं है, तो इससे हम पहचान कर देंगे कि चंद्र का मतलब होता है चांद या चंद्रमा। उसके बाद है छात्र है, छात्र का मतलब विद्यार्थी। छात्र, छात्र का भी अंतिम वर्ण क्या आ रहा है? ए। छात्र है और उसका अंतिम वर्ण है ए।
तो उससे हम पता लगा लेंगे कि ये भी हमारा क्या है, पुल्लिंग है, अर्थात हमें पुरुष जाति का बोध करा रहा है। नेक्स्ट है जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में ई वर्ण आता है उन्हें इकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के, ठीक है, अंत में यानी कि अंतिम जो वर्ण होता है वो क्या होता है, ई आता है, ठीक है, ई वर्ण आता है तो उन्हें इकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। ठीक है, इकारांत ई है जिसके अंत में, अर्थात ई अंतिम वर्ण पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे रवि, रवि, अब रवि का जो अंतिम वर्ण है क्या है, वो ई, ठीक है, छोटा ई। रवि का मतलब सूर्य यानी कि सूरज। इससे हमें पहचान हो रही है कि ये हमारा अंतिम वर्ण ई आ रहा है या अंतिम वर्ण हमारा ए आ रहा है तो वो पुरुष जाति का बोध कराता है, अर्थात वो पुल्लिंग आता है। कपि, कपि का मतलब बंदर, ठीक है, ये भी क्या है, पुल्लिंग है। जैसे हरि, ठीक है, हरि भी क्या है, अंतिम वर्ण ई है, हरि का अंतिम वर्ण ई है, वो भी किसका बोध करा रहा है, पुल्लिंग जाति का, पुरुष जाति का। ठीक है, जिन पुल्लिंग शब्दों के जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में ऊ वर्ण आता है, क्या आता है, ऊ वर्ण, ठीक है, जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में ऊ वर्ण आता है उन्हें उकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जिसका अंतिम वर्ण क्या होगा, ऊ होगा, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, उकारांत पुल्लिंग शब्द, क्योंकि उनका जो अंतिम वर्ण है वो ऊ है। जैसे अंतिम वर्ण ए आया था, अंतिम वर्ण ई आया था और अंतिम वर्ण ऊ आया है, तो उन्हें भी हम पुल्लिंग की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या होते हैं वो। जैसे है शिशु, ठीक है, अब यहां पर शिशु, शिशु दे रखा है यहां पर, शिशु का मतलब होता है यानी कि कोई भी शिशु, ठीक है, शिशु का मतलब होता है बच्चा, ठीक है, शिशु। अब यहाँ पर शिशु में क्या है, ऊ अंतिम वर्ण है तो ये क्या है, पुल्लिंग है, अर्थात पुरुष जाति का बोध करा रहा है। विष्णु, विष्णु का भी अंतिम वर्ण क्या है, ऊ है, और साधु, साधु का भी अंतिम वर्ण क्या है, ऊ है, अर्थात शिशु, विष्णु और साधु ये हमें पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। और जिनका अंतिम वर्ण ऊ आएगा वो किसके अंतर्गत आएंगे, पुरुष जाति, अर्थात वो पुल्लिंग कहलाते हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे, पुल्लिंग कहेंगे। ठीक है, चलिए अब पुल्लिंग के लिए हमने क्या किया भाई, जिनका अंतिम वर्ण ए है, जिनका अंतिम वर्ण ई, छोटी ई, और जिनका अंतिम वर्ण ऊ, वो किसकी श्रेणी में आएंगे, पुल्लिंग की में, अर्थात उन्हें हम पुल्लिंग कहेंगे, यानी कि वो पुल्लिंग से जाने जाते हैं, पुल्लिंग के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, वो पुल्लिंग कहेंगे यानी कि पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। अब है हमारे पास स्त्रीलिंग, अब है स्त्रीलिंग। अब स्त्रीलिंग में क्या है, देखिए कि जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ, क्या आएगा, अंत में आ आएगा, ठीक है, आ, ठीक है, वर्ण आता है, उन्हें अकारांत, आकारांत, सॉरी ये क्या है, आ है, आकारांत, क्योंकि अंतिम वर्ण क्या आ रहा है इसका, आ रहा है इसका अंतिम वर्ण, स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जिसके अंत में क्या आएगा भाई, जिस शब्द के अंत में क्या आएगा, आ आएगा, वो क्या कहलाएंगे, स्त्रीलिंग शब्द कहलाएंगे। ठीक है, जैसे है चटका, चटका का अंतिम वर्ण क्या है, आ, चटका, चटका का मतलब चिड़िया। ठीक है, तो यहां पर ये किस जाति का बोध करा रहा है, स्त्रीलिंग जाति का बोध करा है।
उसके बाद है कन्या। कन्या का अंतिम वर्ण क्या है? आ। तो वो किस जाति का बोध करा रही है? स्त्री जाति का बोध करा रही है, यानी कि कन्या का मतलब लड़की। नेक्स्ट है रमा। रमा, रमा का अंतिम वर्ण क्या है? आ। रमा वह किस जाति का बोध करा रही है? यानी कि वो स्त्रीलिंग जाति का बोध करा रही है, यानी कि वो शब्द क्या है उसका, उस शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? आ है। रमा का मतलब लक्ष्मी। ठीक है, तो यानी कि जिन वर्णों, जिन शब्दों का अंतिम वर्ण हो, अंतिम वर्ण क्या हो? आ हो। ठीक है, जिन शब्दों का अंतिम वर्ण आ हो वो स्त्रीलिंग की श्रेणी में आते हैं, अर्थात उन्हें हम पहचानते हैं, पहचान करते हैं हम कि वो कौन सी जाति का बोध करा रहे हैं? स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, अर्थात वो शब्द क्या कहे जाते हैं? स्त्रीलिंग शब्द कहे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट है जैसे नौका। नौका का मतलब क्या होता है? नाव। आप कहोगे कि नाव है तो या तो नपुंसकलिंग होनी चाहिए, लेकिन नहीं, नौका है उसका अंतिम वर्ण क्या है? आ है। ठीक है, तो वो क्या होगा? स्त्री जाति का बोध करा रहा है। ठीक है, स्त्री शब्द का। तो नौका, नौका का अंतिम वर्ण क्या है? आ। अध्यापिका, अध्यापिका भी अंतिम वर्ण है। अध्यापिका का मतलब अध्यापिका, शिक्षिका। ठीक है, महिला, महिला, महिला का अंतिम वर्ण क्या है? आ। ठीक है, महिला का अंतिम वर्ण क्या है? महिला, अंतिम वर्ण क्या आ रहा है? आ। तो ये भी किस जाति का बोध करा रही है? स्त्री जाति का। महिला का मतलब महिला या औरत। ठीक है, तो इससे हमें किस जाति का पता लगा है कि जिन शब्दों का अंतिम वर्ण क्या हो? आ हो। ठीक है, वो शब्द क्या कहलाते हैं? यानी कि वो किस श्रेणी में आते हैं? स्त्रीलिंग की श्रेणी में आते हैं, अर्थात वो स्त्रीलिंग शब्द कहे जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार है, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, जैसे है जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई वर्ण आता है उन्हें हम स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे बुद्धि, बुद्धि का अंतिम वर्ण क्या है? ई। शांति, शांति का अंतिम वर्ण क्या है? ई। रात, ठीक है ना, रात नहीं आएगा, रात्रि होगा ये। ठीक है, क्या होगा ये? रात्रि। ठीक है, इसका अंतिम वर्ण क्या है? ई। ठीक है, क्लियर? तो यानी कि ये यहाँ पर बुद्धि है, शांति है, रात्रि है, इसका अंतिम वर्ण क्या है? तो यहाँ पर ये जो शब्द है ये सारे किसकी श्रेणी में आते हैं? स्त्रीलिंग की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, रात्रि। क्लियर? अब है नेक्स्ट। ठीक है, अब है कि जिन शब्दों, ठीक है, जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई वर्ण आता है, ई। ठीक है, ई लंबा साउंड लेना पड़ेगा क्योंकि ई हमारा क्या है? बड़ा है। उन्हें इकारांत, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं या कहलाते हैं। ठीक है, जैसे पुत्री, सखी, जननी। ठीक है, पुत्री, सखी, जननी, इन सब का अंतिम वर्ण क्या है? ई। उसी प्रकार है ठीक है, सरस्वती, सरस्वती का अंतिम वर्ण क्या है? ई। ठीक है, अब है जिन नपुंसक लिंग शब्दों के अंत में ए वर्ण आता है। अब देखो ए वर्ण तो हमारे उसमें भी आया था, किसमें? पुल्लिंग में, लेकिन नहीं, थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा इस चीज का कि जिन नपुंसक लिंग शब्दों के अंत में ए वर्ण आता है उन्हें अकारांत नपुंसक लिंग शब्द कहते हैं। ठीक है, वो अकारांत नपुंसक लिंग शब्द कहलाएंगे। ए तो आएगा उसके अंतिम वर्ण, लेकिन मैं भी होगा साथ में। उन्हें अकारांत नपुंसक लिंग शब्द कहलाते हैं, यानी कि वे अकारांत नपुंसक लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। जैसे पुष्पम,
पुष्पम ए तो आ रहा है, लेकिन हमें किससे पहचान हो रही है, इस मैं से हमें यह पहचान हो रही है कि ये हमारा नपुंसक लिंग है। ठीक है, पुष्पम का मतलब क्या होता है, फूल। ठीक है, अब ये है वायुयानम। वायुयानम का भी अंतिम वर्ण क्या है, ए, लेकिन मैं है साथ में, उससे हमें पता लग रहा है, पहचान लेंगे कि मैं अगर है तो वो हमारा कौन सा लिंग है, नपुंसक लिंग है। वायुयानम का मतलब क्या होता है, एरोप्लेन, यानी कि हवाई जहाज। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दूरदर्शनम। दूरदर्शनम का भी क्या है, अंतिम वर्ण मैं, और उसका मैं में किसका साउंड आ रहा है, ए का। ठीक है, तो अंतिम वर्ण ए है, तो यहां पर दूरदर्शन का मतलब क्या है, टीवी। दूरदर्शनम, दूर से बैठकर दर्शन करने वाला। ठीक है, तो यानी कि दूरदर्शन यानी कि टेलीविजन। नेत्रम, नेत्रम का मतलब नेत्र। उद्यानम, उद्यानम का मतलब बगीचा या उपवन, जिसको हम गार्डन बोलते हैं। ठीक है, तो आज हमने संस्कृत में जो बेसिक चीजें होती हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, इन तीनों के बारे में हमने पढ़ा कि हमारे पुल्लिंग क्या होता है। ठीक है, पुल्लिंग में ए आता है, ओ आता है और ई भी आता है, जिनका अंतिम वर्ण। ठीक है, जैसे रवि हो गया, अध्यापक हो गया। ठीक है, और जैसे भानु। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, पुल्लिंग। स्त्रीलिंग में जिसका अंतिम वर्ण आ रहा है या ई आ रहा है। ठीक है, जैसे अंतिम वर्ण हमारा आ है, सरिता बताया हमने, अध्यापिका, छात्रा, ये हमारे किस में आ गए, स्त्रीलिंग में। उसी प्रकार बुद्धि, ठीक है, नदी, ये भी हमारे स्त्रीलिंग में आ गए। और हमने नपुंसक लिंग बताया। ठीक है, यानी कि जैसे नेत्रम, दूरदर्शनम, उद्यानम, चक्रम। ठीक है, ये सब हमारे किस में आ गए, नपुंसक लिंग में। ठीक है, तो आज हमने किसके बारे में पढ़ा, लिंग परिचय, कि संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, उनकी पहचान हम कैसे करते हैं। तो इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा। आज के लिए धन्यवाद।